नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू कुमार। नीट के सबसे पहले पेज पर आते हैं। जो सबसे पहले साइंटिस्ट मिलते हैं उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जिन पे क्वेश्चन बना है, एक तो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इस पे क्वेश्चन नीट में 2016 में आया था, इसे आपको याद रखना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इन्होंने दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इसका क्या मतलब होता है? बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती हैं? डार्विन ने कहा था सभी स्पीसीज़ के कॉमन एंसेस्टर होते हैं, वहाँ से सभी स्पीसीज़ बनती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा? बायोलॉजिकल स्पीसीज ऐसी स्पीसीज़ हैं जो क्या कर सकती हैं? इंटरब्रीड करती हैं, जो आपस में क्या करती हैं? रिप्रोडक्शन करती हैं। तो स्पीसीज़ ये इन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज़। तो फिर इनसे जब पूछा गया दूसरी स्पीसीज़ का फार्मेशन कैसे हुआ, तो इन्होंने बताया कि यदि जियोग्राफिकल डिफरेंसेस बीच में आ जाएं तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से वो स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से क्या करने लगती हैं? इंटरब्रीड करने लगती हैं, रिप्रोडक्शन करने लगती हैं, जिसकी वजह से नई स्पीसीज का फार्मेशन हुआ। इन्होंने ही पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक और एलोपैट्रिक स्पीसीज टर्म दिया था। तो इन्हें 20th सेंचुरी का क्या कहते हैं? डार्विन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया डार्विन की तरह। डार्विन 19th सेंचुरी में थे और ये 20th सेंचुरी का इन्हें डार्विन कहा गया। और जिस रिसर्च फील्ड में ये वर्क करते थे उसका नाम था हॉस्टेज। और इन्हें बायोलॉजी का तीनों प्राइज मिला था। कौन कौन से तीन प्राइज हैं? जो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइज है वो है बेलाजन प्राइज भी इन्हें मिला था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी भी मिला था, क्रैफोर्ड प्राइज भी मिला था। तो जहाँ तक अर्नेस्ट मेयर की बात है, जो क्वेश्चन नीट में आ सकता है, उसके लिए आप लोग क्या याद रखना है? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया और क्या होता है? तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मेयर का है। और एक टर्म आता है टैक्सान। क्या आप लोग बता सकते हैं टैक्सान टर्म किसने दिया? तो देखिए, इन्हीं से मिलता जुलता नाम है, लेकिन वो अर्नेस्ट मेयर नहीं थे, एडोल्फ मेयर। याद रखिएगा, टैक्सान शब्द किसने दिया था? एडोल्फ मेयर ने दिया था। तो ये था अर्नेस्ट के मेयर के बारे में। और अब आते हैं जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, द लिविंग वर्ड। इसके बारे में मैं आपको, आइए दोस्तों बात करते हैं जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। सबसे पहले द लिविंग वर्ड में डिफिनीशन है, लिविंग किसे कहते हैं। तो इसके लिए तीन टर्म हैं जिसे आपको याद रखना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब देखिए तीन टर्म क्या क्या हुए? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है जो स्वयं रेप्लिकेट कर सके, जैसे डीएनए से आरएनए बना सके, डीएनए आरएनए के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सके। तो कोरोना वायरस को आपने देखा है जब शरीर के बाहर रहता है तो इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, मीन्स वो लिविंग हो जाता है। लेकिन शरीर के बाहर किस स्टेज में है? नॉन लिविंग स्टेज में। इसलिए वायरस को क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरा जो टर्म है इवॉल्विंग। इवॉल्विंग का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन, जिसमें ग्रेजुअल धीमे धीमे सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो होता है उसे क्या कहेंगे? इवॉल्विंग। अभी कोरोना वायरस बहुत पहले आया था, सिंपल फॉर्म था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसमें चेंजेस होते होते आज बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गया है कोरोना वायरस का, जिसको हम लोग देख रहे हैं इस टाइम इन्वायरमेंट में मौजूद है। तो ग्रेजुअल चेंजेस जो होते हैं उसे क्या टर्म देते हैं? इवोल्यूशन। और जो सडन चेंजेस होते हैं, अभी देखिए कोरोना वायरस की 7 स्ट्रेन पाई जाने लगी है, तो जो सडन चेंजेस होते हैं उसे टर्म देते हैं म्यूटेशन, और जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं उसे क्या टर्म देंगे? इवोल्यूशन। इससे मिलता जुलता शब्द है रिवोल्यूशन, मीन्स सडन चेंजेस इन सोशल, समाज में का एक चेंजेस हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। तो तीनों टर्म याद रखिएगा। और अब आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? तो 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसे आप सिंपली याद रख सकते हैं। कोड के एक कोड है जिसका नाम है गरम सीसी, यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं। जी से ग्रोथ,
आर से रिप्रोडक्शन, एम से मेटाबॉलिज्म, सी से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट सी से कॉन्शियसनेस। ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो होते हैं, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसमें से कुछ नहीं है। उसी पे क्वेश्चन आता है, तो कौन कौन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होते हैं उसको उस पर बात करते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो आता है ग्रोथ। ग्रोथ तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ का मतलब होता है, सिंपली आप याद रखिएगा, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर एज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है बॉडी मास बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। लेकिन इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कहा जा सकता? एक लकड़ी का आप छोटा सा मांस लीजिए और उसे बाहर रख दीजिए, अब बारिश हो रही है तो आप क्या देखेंगे, वो लकड़ी की साइज बड़ी हो जाएगी। तो नॉन लिविंग है, हालांकि उसमें रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, वुड है, फिर भी ग्रोथ हुआ, बट एक्सटर्नल ग्रोथ था। तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ पाया जाता है, कैसा होता है, एक्सटर्नल। लिविंग थिंग में लेकिन जब भी ग्रोथ पाई जाएगी वो क्या होगा, इंटरनल। ठीक है, तो ये याद रखने की ज़रूरत है, लिविंग में भी पाई जाती है, नॉन लिविंग, इसलिए ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। प्लांट के केस में देखेंगे लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है, लेकिन एनिमल में एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ होना रुक जाती है। ऐसा क्यों है? देखिए, जो एनिमल का क्रोमोसोम्स होते हैं उस पर ऊपर टीलोमियर कैप पाई जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए, एजिंग प्रोसेस को रोकने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये कैप डैमेज होती रहती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर बढ़ाना बंद कर देता है और फाइनली ग्रोथ रुक जाती है। तो ग्रोथ का ये सब ग्रोथ के बारे में हुआ। तो एक वर्ड आपको जरूर याद रखना है, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लिविंग तो हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते, यंग वन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो यंग वन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते? तो आप पाएंगे म्यूल्स। म्यूल्स किसके इसके कॉम्बिनेशन से बना है? तो इसमें डंकी क्या होता है, मेल डंकी होता है और फीमेल हॉर्स होती है। स्ट्राइल वर्कर बीज, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हनी बी के केस में आपको मिलेगा पर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इनफर्टाइल वुमेन कपल्स, इनफर्टाइल वुमेन है तो वो भी नंबर नहीं बढ़ा सकती, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बट वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसी वजह से मैंने कहा रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे ग्रोथ करते हैं, इन पे क्वेश्चन आया है। एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन फंजाई में होता है, वो स्पोर्स बनाती हैं, बाद में वो स्पोर्स ग्रोथ करके स्पोरोफाइट बना देता है। ऐसे बडिंग के थ्रू किस में होता है, ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट जबकि प्लांट है और हाइड्रा एनिमल है, इन दोनों में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ये अपना नंबर बढ़ाते हैं। ईस्ट में कभी कभी देखने को मिलता है कि एक सेल के ऊपर दूसरी सेल इकट्ठी होती जाती है और एक सीरीज बना लेती है, एक चैन बना लेते हैं, इसे टर्म देते हैं स्यूडोमाइसीलियम। तो ईस्ट में स्यूडोमाइसीलियम पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन यानी छोटे छोटे पार्ट टूटने से यदि ग्रोथ हो रहा है तो उसे क्या टर्म दिया जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है, फंजाई है, फिलामेंटस फंजाई टूटता है, नई फंजाई बन गई। फिलामेंटस एल्गा में भी पाया जाता है। प्रोटीनिमा सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटीनिमा ऑफ मास, ब्रायोफाइट्स का जो प्रोटीनिमा होता है उसमें भी फ्रेगमेंट होने पे नया मास का फॉर्मेशन हो जाता है। इस पे क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। उसके अलावा प्लेनेरिया जो है अपना नंबर रीजनरेशन करके बढ़ाता है। प्लेनेरिया रीजनरेशन का मतलब होता है छोटे पार्ट से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर लेना। तो प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर यदि किसी में पाई जाती है तो फ्लैटवर्म प्लेनेरिया में। लेकिन जब पूछा जाए रीजनरेशन पावर की खोज किसमें हुई तो आपको क्या बताना, हाइड्रा। हाइड्रा में रीजनरेशन पावर की खोज है किसने किया था, तो साइंटिस्ट का नाम था अब्राहम ट्रेम्बले। तो आपने देखा कि जो रिप्रोडक्शन है वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी होती है, तीसरी
कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम ऑफ टोटल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर यदि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा ही होगा, लेकिन बॉडी के बाहर जरूरी नहीं है मेटाबॉलिक रिएक्शन हो या ना हो। जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल रिएक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन यदि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो आपके अंदर हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी ही होगी। इसलिए इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एक होता है एनाबॉलिक और दूसरा होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मीन्स सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस, कुछ फॉर्मेशन हो तो उसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, और कुछ डैमेज हो तो उसे क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। एनाबॉलिक बता दिया मैंने, कैटाबॉलिक बता दिया, इसके एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखा गया है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहीं कहीं इसका एक एक्सेप्शन भी देख देते हैं। इसलिए यदि ऑप्शन में हो इसके अलावा अन्य दोनों हो तो उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में आप पहले नंबर पे आंसर रखेंगे। जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो 4th नंबर का है किस लेवल से स्टार्ट होता है, ये भी क्वेश्चन आया है। तो सब एटॉमिक, एटम से भी नीचे सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट होता है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मीन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एटम्स पाए ही जाएंगे, सब एटॉमिक लेवल से शुरू हो जाता है, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। अब 5th नंबर पे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। यदि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो स्टिमुलस देगा ही देगा। जैसे यूनिसेलुलर आप क्या ले लीजिए, अमीबा, ज़्यादा उस पर ब्राइट लाइट डालिए और लाइट से दूर चला जाएगा तो उसका रिस्पॉन्स आता ही आता है। ऐसे प्लांट पे ले लीजिए, प्लांट पे लाइट का इफेक्ट पड़ता है तो फ्लावरिंग होती है, कुछ प्लांट बिना लाइट के बिना फ्लावरिंग करते हैं। मीन्स प्रोकैरियोट से लेकर के कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक क्या शो करते हैं, कॉन्शियसनेस। इसलिए ये कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये रहे आपके लिविंग के फीचर्स। इसमें से यदि क्वेश्चन आता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या क्या है और ऑप्शन में रहता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, तो आपका आंसर मेटाबॉलिज्म ना होकर के क्या होगा, कॉन्शियसनेस। रीजन मैंने पहले ही बता दिया है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, दूसरा क्वेश्चन आया है, तो उसके लिए क्या आपको बताना है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल। तो ये पांचों क्या रही, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिसमें से कुछ डिफाइनिंग फीचर्स हैं, उन्हें आपको याद रखना है, उसी पे क्वेश्चन आते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर हैं उन सबको क्या कहते हैं यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक कितनी स्पीसीज अर्थ पर पाई जाती हैं, तो इसके लिए आप याद रखिएगा 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अर्थ पर पाई जाती हैं। दूसरा जो मेरे समय में 2007 में क्वेश्चन पूछा था नीट में, फर्स्ट मैक्सिमम डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, याद रखिएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। और जो दूसरी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है वो कहाँ पे है, कोरल रीफ्स पे। तो ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। मीन्स सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे से बड़े लेकर के तमाम स्पीसीज पाई जाती है। और दूसरी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, कोरल रीफ्स में। अब साइंटिफिक नेम का क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक नेम आपको पता होगा। एक सिंपल सा प्लांट ले लीजिए मैरीगोल्ड का, मैरीगोल्ड को कहीं कहीं गेंदा कहते हैं, कहीं दूसरे नाम से जानते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नेम आया, ताकि वो नेम पूरे यूनिवर्स में एक समान हो। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो का, आम का नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, जो हमारे देश में भी है, पूरे विश्व भी मैग्नीफेरा इंडिका नाम से ही जाना जाएगा। और इसके लिए कुछ
कोड आए, जैसे ICVN, प्लांट का नाम देने के लिए ICVN, इस पर भी सवाल आ चुका है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और दूसरा है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। दोनों में देखिएगा फॉर और ऑफ का अंतर है। बॉटेनिकल में फॉर है और जूलॉजिकल में ऑफ है। जूलॉजिकल किसके नाम के लिए होता है? एनिमल। तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी पे जो क्वेश्चन आए वो मैंने बताया, और सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक नेम पर जो क्वेश्चन आया वो मैंने बताया। ICVN और ICZN का फुल फॉर्म ही पूछा है। जूलॉजिकल में ऑफ और ICVN, बॉटेनिकल में आपको फॉर याद रखना है। चलिए अब आते हैं नॉमेनक्लेचर। इट इज़ द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम्स टू ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर। तो नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है किसी भी एनिमल का नाम दे करके, और उसे दूसरे से अलग किया जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन अगला टर्म है। आइडेंटिफिकेशन इज फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसमें करेक्ट नेम उस ऑर्गेनिज्म का क्या हो और कौन से टैक्सान या कौन से कैटेगरी पर उसे रखा जाए, वो आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन डन विद द हेल्प ऑफ कीज के बेसिस पे करते हैं। अभी की के बारे में मैं आगे बताऊंगा, उस पर भी सवाल आ चुका है। अब एक आता है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। किसने दिया था? पहला क्वेश्चन तो यही है। तो कैरोलस लीनियस ने दिया था बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अपनी बुक कौन सी बुक लिखी थी कैरोलस लीनियस साहब ने? सिस्टमा नेचुरे। तो इन्होंने कहा था किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है 2 वर्ड में लिखा जाए। पहला था 2 वर्ड में लिखा जाए, और कौन से लैटिन होते हैं और रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखा जाता है और लैटिन वर्ड होने चाहिए। और जैसे देखिए मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका ले सकते हैं तो 2 वर्ड में है और ये लैटिन नाम होता है। तो लैटिन भी लैंग्वेज तक पूछा है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम क्या शो करता है? जैसे मैग्नीफेरा इंडिका में पहला नाम क्या शो करेगा? जीनस को, और दूसरा नाम किसको शो करेगा? स्पीसीज को, स्पीसीज एपिथेट को दूसरा नाम शो करता है, यानी कि इंडिका शो कर गया। यदि आप हाथ से लिखते हैं तो इसके नीचे आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। और प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स, इटैलिक्स में प्रिंटेड होना चाहिए, तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। द फर्स्ट, पहला शब्द किसको डिनोट करता है? जीनस को, और दूसरा शब्द किसको डिनोट करता है? स्पीसीज को। जैसे देखिए मैंने नाम यहाँ पर लिखा मैग्नीफेरा, नीचे अंडरलाइंड है, और दूसरा इंडिका, इंडिका के नीचे भी एक अंडरलाइन आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से नाम होता है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। तो चारों रूल आप देख सकते हैं, इस पर भी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन जनरली आ रहे हैं। तो पूरा पढ़ने के बाद आप आसानी से 2 से 3 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कन्वेनिएंट कैटेगरी। जिस कैटेगरी से ज़्यादा सिमिलरिटी हो उस कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को रखना। और कैटेगरीज के लिए टर्म आया टैक्सान। अभी मैंने टैक्सा के बारे में पहले ही बता दिया था। टैक्सान वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? तो एडोल्फ मेयर, अर्नेस्ट मेयर नहीं बताना है आपको, एडोल्फ मेयर ने दिया था। और अर्नेस्ट मेयर ने कौन सा स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। किसने? अर्नेस्ट मेयर ने। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है जो टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है? टैक्सोनॉमी वर्ड सबसे पहले किसने दिया? अभी क्वेश्चन आ चुका है। तो उनका नाम था APD कंडोले। याद रखिएगा टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया? APD कंडोले ने। अब टैक्सोनॉमी मीन्स होता क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टैक्सोनॉमी एक ब्रॉड टर्म है, इस पे आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन तीनों आते हैं। बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के क्या क्या बेसिस हैं? तो कैरेक्टराइजेशन, ये चारों दिए हुए हैं बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर में।
कैरेक्टराइजेशन सबसे पहला है, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा आइडेंटिफिकेशन और चौथा नॉमेनक्लेचर। अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो आई है उनका क्या क्या बेसिस है, तो इसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे, मीन्स साइटोलॉजी के बेसिस पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, और दूसरा डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये मॉडर्न जो आई है इवोल्यूशनल बेस्ड है और साइटोलॉजी बेस्ड है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आते हैं सिस्टमिक्स और टैक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है वो अभी आप जान जाएंगे। सिस्टमिक्स टर्म्स किसने दिया था, लीनियस ने, और टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, अभी मैंने बताया एपीडी कंडोले ने टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था। और इसमें क्या होता है, जैसे टैक्सोनॉमी में 3 वर्ड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन होते हैं। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम। इसमें कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशन एक दूसरे में क्या है उसको भी साथ में सिस्टमिक्स में जोड़ देते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्टमिक्स, इट्स गिव्स सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म का एक अरेंजमेंट तो देगा ही, कौन से कैटेगरी पर ऑर्गेनिज्म है, क्या उसकी स्पीसीज है, इसके साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशनरी मीन्स ग्रेजुअल जो चेंजेस हैं उसको बताता है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे अमीबा है, उसके बाद प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, तो एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड को बताता है। इसके लिए टर्म आया सिस्टमेटिक्स कॉइन्ड बाय लीनियस। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया, एपी डे कंडोले, और न्यू सिस्टमेटिक्स टर्म्स किसने दिया, जूलियस हक्सले। अभी क्वेश्चन आ चुका है। स्पीसीज जॉनरे, लेकिन बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जब पूछा जाए तो अर्नेस्ट मेयर। और बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, कैरोलस लीनियस। ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया, जूलियन हक्सले। तो सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी। अभी मैंने बात किया था टैक्सोनॉमी कैटेगरी का। टैक्सोनॉमी कैटेगरी मीन्स टैक्सॉन, जो टैक्सॉन होते हैं, टैक्सॉन टर्म एडोल्फ मेयर का है। ये होता क्या है, क्लासिफिकेशन is not a single step process but involves hierarchy of steps। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सिंपल स्टेप से हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं और सभी को एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टर्म दिया जा सकता है। ईच कैटेगरी इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्स एंड टैक्सॉन। तो प्रत्येक कैटेगरी को क्या कहते हैं, टैक्सॉन। जैसे आर्डर हो, फैमिली हो, सबको, या इवन क्लास भी हो, इन सबको टैक्सॉन कहते हैं। और टैक्सॉन को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन बेसिक यूनिट पूछा जाए क्लासिफिकेशन की तो क्या बताना है, स्पीसीज। आइए अब बताते हैं हायरार्की क्या होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, उसको देखिए कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और कैसे इसको याद रखेंगे। ये देखिए सामने है। तो इसके लिए हमें एक कोड याद रखना है, किंग प्रेफर चीज ओवर फ्राई ग्रीन स्पिनाच। किंग प्रेफर चीज ओवर फ्राई ग्रीन स्पिनाच। तो किंग जो पहला टर्म आता है किंगडम हो गया, प्रेफर से फाइलम, प्लांट के केस में फाइलम के जगह पे क्या शब्द यूज करना है, डिवीजन। और चीज से हो गया आपका क्लास, ओवर से हो गया आर्डर, दोनों में कॉमन है, और फ्राई से हो गया फैमिली, और ग्रीन से हो गया जीनस, स्पिनाच से हो गया स्पीसीज। तो इस ट्रिक को याद करके आप हायरार्की जो है उसको बता सकते हैं। लेकिन फाइलम के जगह प्लांट के केस में क्या टर्म आ जाएगा, डिवीजन। और इन सभी ये बेसिक से लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ने पर इसी को कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या टर्म देंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। किंगडम इज डिवाइडेड इनटू मेनी फाइलम। जैसे किंगडम है उसमें कई फाइलम होंगे, फाइलम में कई क्लास होंगे, क्लास में कई आर्डर, ऐसे आर्डर में कई फैमिली, और फैमिली में तमाम जीनस होंगे। तो इसकी बात हम आगे करते हैं। एसेंडिंग आर्डर मैंने बता दिया, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो किंगडम में क्या होगा, मैंने बताया था सबसे बड़ा क्या है, इस
सेकेंड हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? किंगडम। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इट इज द सेकेंड हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम दो होते हैं, एक एनिमिलिया इंक्लूड्स फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, कार्डेटा, ये सब आते हैं, और दूसरा एन एनिमिलिया जिसमें प्लांट्स आते हैं। ऐसे ही क्लास आ जाता है। क्लास क्या है? फाइलम को जब डिवाइड किया गया तो क्लास का फॉर्मेशन हुआ, क्लास को डिवाइड किया गया, ऑर्डर का ऑर्डर को फैमिली, और फैमिली से जीनस स्पीसीज, ये बना। तो आते हैं सबसे पहले एनिमल किंगडम की बात करते हैं। अब देखिए ये चार्ट, एनिमल किंगडम डिवाइड हुआ किसमें? फाइलम में। बहुत सारे फाइलम हैं। अब फाइलम बहुत सारे क्लास में डिवाइड हुआ, जिसमें एग्जाम्पल दिया है मैमल्स का। अब क्लास कई आर्डर में डिवाइड किया गया है क्लास मैमल को, लेकिन दो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, एक प्राइमेट्स और दूसरा कार्निवोरा। प्राइमेट्स आर्डर के जो एग्जाम्पल हैं मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन, आते हैं कार्निवोरा, जिसमें टाइगर आती हैं, कैट आती हैं और डॉग आते हैं। ये आर्डर डिवाइड किया गया है फैमिली में। फैमिली, कैट की जो फैमिली होती है इसे फेलिडी कहते हैं, और डॉग्स की जो होती है इसे कैनिडी कहते हैं। तो कैट्स का जो फैमिली है जिसे फेलिडी कहते हैं, ये जीनस में डिवाइड हुआ है। दो, एक पैंथेरा, एक फेलिस। पैंथेरा और दूसरा कौन से डिवीजन में है? फेलिस में। तो पैंथेरा जो होता है उसकी कई स्पीसीज हैं, जैसे पैंथेरा लायंस, पैंथेरा लियो किसके लिए होता है? लायंस के लिए। पैंथेरा टाइगरिस कह देंगे, टाइगर के लिए। पैंथेरा पार्डस किसके लिए हो जाएगा? लियोपार्ड्स के लिए। और फेलिस जो दूसरा इसका जीनस है, फेलिस में कौन सी मिलनी आती है? कैट। फेलिस कैटस, फेलिस कैटस किसके लिए हो जाएगी? कैट के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा कॉलम बना हुआ है। अब नीचे की तरफ एक जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नाम आप देख सकते हैं। कॉमन नेम जैसे मैन का क्या है? बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस। जीनस क्या होता है? होमो, फैमिली होमोनिडी, और आर्डर क्या है? प्राइमेटा। क्लास क्या है? मैमेलिया, और फाइलम या डिवीजन क्या है? कार्डेट्स। तो इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या हैं? These are the procedures and technique used to store and preserve information as well as specimen various plants and animal। वेरियस जो प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, उनका स्पेसिमेन कलेक्ट करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखने को ही क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स कहते हैं। एक किस पे हेल्प करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। Collection of actual specimen of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies। टैक्सोनॉमिक स्टडीज का क्या है? प्राइम सोर्स। से क्वेश्चन आया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन। ये टर्म आप जरूर याद रखिएगा, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इसेंशियल एंड द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। ये टैक्सोनॉमिक एड्स हो गए। ये नाम, साइंटिफिक नेम मैंगो का भी पढ़ लीजिएगा, मैग्नीफेरा इंडिका, वीट का पढ़ लीजिएगा, ट्राइटिकम एस्टियम, क्योंकि इनका क्लास एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। बात है हर्बेरियम। हर्बेरियम सबने बनाया होगा, तो हर्बेरियम किसे कहते हैं? इसके लिए इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड डेड एंड ड्राई प्लांट स्पेसिमेन। कलेक्टेड स्टोर हाउस ऑफ डेड एंड प्लांट स्पेसिमेन। आप कैसे कलेक्ट करते हैं? पहले आप प्लांट कलेक्ट करते हैं, फिर उसे ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं सीट के अंदर, और सिस्टमिक ऑर्डर में उसे अरेंज करते हैं। एसेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, मीन्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरह उसे अरेंज करेंगे। हर्बेरियम सीट पे क्या क्या लेबल रहता है, क्या क्या आप लिखते हैं, उस पर डेट लिखा रहता है, किस दिन आपने कलेक्ट किया। प्लेस ऑफ कलेक्शन, इलाहाबाद से लिया है तो इलाहाबाद, दिल्ली से लिया है तो दिल्ली। उस प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है, फैमिली होता है, कलेक्टर्स नेम, किसने कलेक्ट किया उसका नाम होता है। लेकिन हाइट ऑफ प्लांट्स उसमें नहीं होता है। क्वेश्चन 2016 में आ चुका है, क्या नहीं होता है? हाइट के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हर्बेरियम सीड की साइज, ये इंपॉर्टेंट है, 11.52 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 इंचेस,
11.5 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 इंचेस की साइज होती है हर्बेरियम सीड की। हर्बेरियम सीड ऑन विच द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज बेस्ड कॉल्ड होलोटाइप। जिसमें फर्स्ट डिस्क्रिप्शन होता है उसे क्या कहते हैं, होलोटाइप। होलोटाइप पर भी क्वेश्चन आ चुका है। बॉटेनिकल, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है, यहाँ पे प्लांट को स्टडी के लिए ले आकर के ग्रोथ कराया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। तो वो प्लांट का नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन। यदि नेचुरल इन्वायरमेंट में प्लांट ग्रोथ कर रहा है या एनिमल है तो उसे क्या कहेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे बायोलॉजिकल स्पीयर्स हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, ये सब क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन है। लेकिन बॉटेनिकल गार्डन जहाँ पर आप प्लांट ले आकर के ग्रो करा, तो अभी बात चल रही थी बॉटेनिकल गार्डन की। बॉटेनिकल गार्डन कैसा कंजर्वेशन है, क्वेश्चन आया हुआ एक्स सीटू कंजर्वेशन है। लेकिन नेशनल पार्क्स जो हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व जो हो गया, वो क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मीन्स नेचुरल कंजर्वेशन, अपने आप जहाँ पे प्लांट ग्रोथ करे, एनिमल हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन। और बॉटेनिकल गार्डन में आप स्टडी के लिए प्लांट ले आकर के ग्रोथ कराते हैं, कल्टीवेट कराते हैं, इसलिए बॉटेनिकल गार्डन क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है। आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस के लिए आप बॉटेनिकल गार्डन में ग्रो कराते हैं। सम फेमस बॉटेनिकल आर इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कलकत्ता हावड़ा। भारत का सबसे लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, कोलकाता में है। और विश्व का, वर्ल्ड की जब बात की जाए, सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, तो इसका नाम है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड टिल डेट। अभी डेट तक सबसे बड़ा है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू। और NBRI नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भारत में, लखनऊ, इंडिया। तीनों पे क्वेश्चन आए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं म्यूजियम। म्यूजियम में आप लोग गए होंगे, ये क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इट इज रिपोजिटरी दैट हैज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें क्या होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल के स्पेसिमन रखे रहते हैं म्यूजियम में। आप लोगों ने म्यूजियम देखा होगा, और मेनली स्टडी के पर्पज से रखे जाते हैं। या तो ऑर्गेनिज्म को किसी प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखा जाएगा या ड्राई स्पेसिमन के फॉर्म में रखा जाएगा। और एनिमल का प्राय इसमें स्केलेटन होता है म्यूजियम में। जूलॉजिकल पार्क्स, अब आ जाइए, इसे क्या कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स को एक्स सीटू कंजर्वेशन, क्योंकि वो भी एनिमल का नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ आप ला करके एनिमल को रखते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन केयर में रखे जाते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क भी क्या हो गया, एक तरीके से एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। अब की पे आते हैं। मैंने पहले बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स होता है। की आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। तो की में दो कॉलम बना रहता है कि ये सिमिलरिटी प्रॉपर्टी यदि पाई जाएगी तो इस फैमिली का होगा, ये डिसिमिलर प्रॉपर्टी पाई जाएगी तो उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। द की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मैंने बताया कि ये फीचर्स पाए जाएंगे तो इस फैमिली में रखेंगे, नहीं पाए जाएंगे तो दूसरे फैमिली में रखा जाएगा। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लेट, ये इंपॉर्टेंट है, लेट। की के प्रत्येक स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, लेट। के आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, सेपरेट टैक्सोनॉमिक के आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग कैरेक्टर रखा जाएगा। जैसे हेड या कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस कौन सी फैमिली का फीचर है, एस्टरेसी फैमिली। ये की में आपको ऐसे मिलेगा पहचानने के लिए। अब जो अगला टॉपिक है वह है मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटालॉग्स, फ्लोरा एंड फन्ना आर अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, दे हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ऊपर जितनी चीज़ें दी गई हैं उनके अलावा कुछ मैटर से क्लासिफिकेशन आसान हो जाता है। जैसे फ्लोरा किसे कहते हैं, फ्लोरा, फाना किसे कहते हैं, मैनुअल्स क्या है, कैटालॉग्स क्या है। एक एक लाइन में भी देखते हैं। फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। तो एक गिवन एरिया में जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे कहते हैं फ्लोरा।
फाना मीन्स कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑफ ए गिवन एरिया। फाना मीन्स एनिमल्स का डाटा मिलेगा आपको, डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, और फ्लोरा मीन्स प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन एक गिवन एरिया में मिलेगा, उसे फ्लोरा कहेंगे, और जब एनिमल का मिलेगा तो उसे फाना कहेंगे। तो फ्लोरा और फाना में थोड़ा सा डिफरेंस। मैनुअल्स आप लोग भी बनाते हैं। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। अब मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टैक्सॉन, स्पीसीज का हो सकता है, जीनस का हो सकता है, क्लास, ऑर्डर, किसी का भी हो सकता है, उसे क्या टर्म देते हैं? मोनोग्राफ। कैटालॉग्स, इट इज़ द लिस्ट और रजिस्टर दैट enumerates methodically are the species found in particular place, often the brief description aiding identification। brief description होता है कैटालॉग्स में, तो एक लाइन में आप याद रख सकते हैं, बहुत थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होगा जिसके बेसिस पे स्पीसीज को आप पहचान सकें। तो अब लास्ट का टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था क्लासिफिकेशन का? बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सिस्टम कैरोलस लीनियस ने। इनका नाम पहले था कार्ल वान लिने, लेकिन इन्होंने टू किंगडम सिस्टम के बेसिस पर अपना नाम बदल के कैरोलस लीनियस कर लिया। थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया था? बाई हक्सले। फोर किंगडम सिस्टम बाई कोपलैंड, एंड फाइव किंगडम सिस्टम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, R.H. व्हीटेकर। तो ये फोर्थ लाइन आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अब कंपटीशन पॉइंट क्या है इस चैप्टर के? ये बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, यहाँ से देख सकते हैं। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है? एरिस्टोटल। और कैसे कोडिंग है, कैसे याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन जोन है, क्वेश्चन जोन मैं आपके साथ ऐड कर दूंगा, उसको भी आप आसानी से यदि टाइम हो तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।